ईरान में इस वक्त विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 से 4 दिन हो गए हैं विरोध प्रदर्शन की आग इस तरीके से भड़क रही है वहां पर कि अब कहीं ना कहीं सत्ता के तख्ता पलट की सुगबुगाहट वहां पर तेज होगी। हालांकि देखिए, ईरान का तंत्र या सरकार इस तरीके से नहीं चलती है। वहां पर सरकार हो या जीसी हो, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को चलाती है वहां पर। लेकिन क्या वाकई में ही जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है आर्थिक संकट को लेकर, या यूं कहें एक अलग सी आवाज़ जो है वहां पर युवाओं के बीच भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। व्यापारियों का गुस्सा हम देख रहे हैं। ईरान के कई शहर इस वक्त जल रहे हैं। सरकारी कार्यालयों तक जो है अब ये विरोध की आवाज़ पहुंच चुकी है। अब इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे क्या है? क्या वाकई रियाल की जो गिरावट फिलहाल डॉलर के मुकाबले दर्ज की जा रही वो है, या अमेरिका का कहीं ना कहीं जो प्रेशर ईरान झेल रहा है वो है? इन सब वजहों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और ईरान में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट हैं, शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र। थैंक यू। ईरान में इस वक्त जो हो रहा है वो तस्वीर आपको अस्थिर लग रही है, अस्थायी लग रही है, या ये आर्थिक संकट की जो आग है और ज़्यादा भड़केगी? देखिए, ये जो प्रदर्शन फिलहाल अभी हो रहे हैं ईरान में, आज 5वां दिन है। 28 तारीख को ये शुरू हुआ था, मोनिका। और ये याद दिलाता है महसा अमीनी के वक्त जो प्रोटेस्ट हुए थे। महसा अमीनी वो युवती थी जिसको ईरान में हिजाब ना पहनने की वजह से बोला गया कि उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई, और जिसके बाद वो हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। इसके बाद एक लार्ज स्केल हमने प्रोटेस्ट ईरान में देखे थे अब से कुछ साल पहले। उसके बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट है जहां पर लोग अलग अलग शहरों में, चाहे तेहरान हो या फिर महशद हो या शिराज हो, वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। मकसद जो तस्वीर है उससे ये लग रहा है कि जिस तरह के हालात इस वक्त ईरान में बने हुए हैं, खासतौर से इकोनॉमिक बदहाली को लेकर, और हमने देखा है कि वहाँ पर जो महंगाई है वो 42% पार कर चुकी है, और आम खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ जो हैं, उनकी कीमतें 72% तक उछाल उसमें हो चुका है। कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से सैंक्शंस लगाई गई ईरान के ऊपर, और ईरान के ऑयल को लेकर जो सैंक्शन लगाई गई हैं अमेरिका द्वारा, और हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है ईरान को लेकर, खासतौर से उनके कथित न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जिसके बाद वहां पर आर्थिक हालात बद से बदतर होते चले गए। इसकी शुरुआत ग्रैंड बाजार से हुई, जो कि तेहरान में है। ग्रैंड बाजार में जो व्यापारी हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की, और उन्होंने आवाज उठाई कि वहां पर जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो खरीदने के लिए जो परचेजिंग पावर लोगों की है वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में लोग सड़कों पर हैं, और ऐसे में हालांकि सरकार की तरफ से ये परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है कि जो ये प्रोटेस्ट है ये राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक प्रोटेस्ट है जिसको लेकर लोग सड़कों पर है। लेकिन जो ये गुस्सा है लोगों का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और हम देख रहे हैं जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं अलग अलग शहरों से कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है, लोग सड़कों पर है। जो वहां पर अभी लीडरशिप है उसके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं, खासतौर से जो वहां पे जो सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ वहां पर नारेबाजी फिलहाल अभी हो रही है। लेकिन ये कहना कि वहां पे तख्ता पलट इमीडिएटली हो जाएगा, ये भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि वहां पर जो फिलहाल माहौल है वो दिन ब दिन इस तरह का बिगड़ता चला जा रहा है कि फिलहाल वहां की जो, जैसे कि आपने बताया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनके पास अभी इस तरह का वो कंट्रोल कर पाने में फिलहाल असमर्थ दिख रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, मैं तख्ता पलट की बात या इस तरीके की आवाज़ जो बुलंद हो रही है उसकी बात इसलिए कर रही हूँ, उस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ईरानी अमेरिकी पत्रकार हैं मसीह अलीनेजाद, उनकी तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बात लिखी गई है कि मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा। एक स्वर में इस तरीके के नारे लग रहे हैं इन विरोध प्रदर्शनों के बीच, और तानाशाही मुर्दाबाद। उनके मुताबिक ये उस जनता की आवाज़ है जो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहती है। ये जो ईरानी अमेरिकी पत्रकार की तरफ से बाकायदा एक्स पर लिखा गया है, इस बात के हम क्या मायने निकालें? और क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई उनकी जो सत्ता अभी रही है, उनकी 2022 जिस तरीके से आपने कहा कि महसा अमीनी की मौत के बाद जो कहीं ना कहीं संकट वहाँ पर देखा था उनकी सरकार ने, उसके 2 या 3 साल के बाद ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है खामनेई की सरकार फिलहाल झेल रही है, उनकी सत्ता झेल रही है। ऐसे में जो ईरानी अमेरिकी पत्रकार की तरफ से कहा गया है कि मुल्लाओं को अब ईरान छोड़ना होगा, इस बात के हम क्या मायने निकालें? देखिए, फिलहाल जो वहाँ पे हालात बने हुए हैं, लोग तंग आ चुके हैं। खासतौर से देखिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ों पे अगर असर होगा तो जाहिर तौर पर लोग सड़कों पर आएंगे। ये इकोनॉमिक का बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसके जो असल रीजंस हैं वो ये हैं कि जिस तरह से सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर, ऐसे में
वहाँ पर जो आर्थिक हालात हैं वो बद से बदतर होते चले गए। और अब जो लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ में, लेकिन जो ईरान है वो ऐसा मुल्क है जहाँ पर वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है जाहिर तौर पर, वहाँ पर चुनकर सरकार नहीं आती है। अयतुल्ला खामनेई जो हैं वही लगातार स्टेप्स लेते हैं ईरान को लेकर। लेकिन आपको याद होगा मोनिका कि पिछले साल जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक स्ट्राइक भी हुआ था और ये कहा गया था ट्रंप की तरफ से और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की तरफ से कि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं न्यूक्लियर और मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाने के लिए इस तरह का टारगेट किया गया था। और अभी जो रिसेंटली मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में, माफ़ कीजिए, मारालोगो में, जहां पर फ्लोरिडा में जहां पर ट्रंप का घर है, वहां पर भी एक मुलाकात अब से 2 दिन पहले हुई है नेतन्याहू की, जिसमें फिर एक बार ये कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस साल भी ऐसे स्ट्राइक्स हो सकते हैं ईरान पे। तो ईरान लगातार मैक्सिमम प्रेशर जो पॉलिसी इस वक्त ट्रंप सरकार की है उसको झेल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार स्टेबल कैसे हो पाएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ईरान ने इससे पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट को झेला है और बिना किसी तख्ता पलट के उन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया, बल्कि इसमें उनको ब्रुटैलिटी को भी उन्होंने इसमें शामिल किया। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा दिलचस्प नाम जो है सामने वो मिस्टर शाह का आ रहा है। शाह जो है 1979 में जो खामनेई जो समर्थित आंदोलन था उसके चलते उनको देश छोड़ के वहां से जाना पड़ा और अब उनके समर्थन में जगह जगह, यानी कि कहीं ना कहीं जो देश है वो जो राजा महाराजाओं की जो लेगेसी होती है उसको वापस चाहते हैं, यानी कि वो वहां पर राजशाही की वापसी चाहते हैं लोग जो वहां पे। इसी बीच हमने उनका ट्वीट भी आज सुबह देखा जहां पर खुद उन्होंने ट्वीट करके रेजा पहलावी जो इस टाइम एग्जाइल में हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर हैं और ईरान की आवाज को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बल्कि ये राजशाही की तरफ ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी आज 5वां दिन है, देखना होगा कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट को आगे क्या कंट्रोल कर पाती है खामनेई सरकार और आईआरजी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है क्या वो कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह के प्रेशर्स ईरान पर बने हुए हैं, हालांकि भारत पर भी आज से कुछ साल पहले दबाव बनाया गया था कि वो ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट्स को कम करें, तो भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने इस पर कदम भी उठाए थे। इसी बीच हमने ये भी देखा कि जब ट्रंप दोबारा चुन के व्हाइट हाउस में आते हैं वो फिर से कड़े सैंक्शंस और कड़े कदम उठाते हैं ईरान की इस मौजूदा सरकार के खिलाफ। हालांकि ये भी बताया जा रहा था कि पहले की जिस तरह की धमकियां ट्रंप की तरफ से दी गई थी, इसमें ये हो सकता है कि जो वहां पर तख्ता पलट है उसमें ट्रंप प्रशासन का या अमेरिका का हाथ हो। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर इसको इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पब्लिक खुद सड़कों पर है। पब्लिक ही चाहती है कि उनके जो मसाइल हैं, उनके जो मसले हैं उनको हल किया जाए, ताकि जो सैंक्शंस वहां पर लगी हुई हैं, जो बेरोजगारी का आलम है, जो महंगाई का आलम है, उस पर कंट्रोल कर पाना। हालांकि इसी बीच हमने देखा कि वहां के जो सेंट्रल बैंक है उसके जो चेयरपर्सन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में इकोनॉमी को वापस पटरी पर लेके आना ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा खामनेई के लिए। हालांकि प्रोटेस्ट एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज है कि क्या वापस उनकी आर्थिक स्थिति पटरी पर लौट पाएगी या नहीं। बिल्कुल, सेंट्रल बैंक के चेयरमैन का जिस तरीके आपने जिक्र किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पेजेश्कियान ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है, लेकिन आप ट्रंप की भूमिका को या अमेरिका की भूमिका को इन प्रोटेस्ट में किस तरीके से देख रहे हैं? अगर हम पीछे जाएं 2015 में जब ईरान और अमेरिका का परमाणु कार्यक्रमों को लेकर जो भी उन लोगों के बीच में एक पैक्ट हुआ था, उससे अमेरिका का अलग होना, 2025 में एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद सैंक्शंस लगाना, तेल को लेकर जिस तरीके से एक पाबंदी लगाई गई है अमेरिका की तरफ से, और 2018 की अगर मैं बात करूं तो खुद उस वक्त के ईरानी राष्ट्रपति रहे हसन रूहानी, उनकी तरफ से एक्स पर लिखा गया था कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल यानी कि 2018 में एक्स पर लिखा था कि ईरानी नेताओं को वो परमाणु अगर कार्यक्रमों को वो आगे ले जाते हैं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो उन्होंने इतिहास में पहले कभी नहीं भुगता होगा। 2020 में भी कुछ ऐसी ही चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई थी और कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ट्रंप ने लिखा था अगर ईरान की सत्ता युद्ध चाहती है तो ये ईरान का अंत होगा। देखिए, हालांकि ट्रंप ने बाद में ये स्पष्टीकरण जरूर दिया था कि वो सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं या तख्ता पलट नहीं चाहते हैं, लेकिन ईरान अपने जो परमाणु कार्यक्रमों को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहा है वो चाहता है कि ईरान ऐसा ना करे। क्या आप अमेरिका की भूमिका को इन प्रोटेस्ट में कहीं देख पा रहे हैं अभी डायरेक्टली?
देखिए डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि इनडायरेक्टली जिस तरह से अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं, खासतौर से 2015 के जैसा हमने जिक्र किया, उसमें दोनों के बीच में जो एक सहमति बनी थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उससे अमेरिका पीछे हो गया था जब ट्रंप पिछली बार व्हाइट हाउस में थे। लेकिन जब इस बार जब ट्रंप दोबारा लौट कर आए हैं तो हमने देखा है कि इजराइल जिस तरह से ईरान के खिलाफ इजराइल ने धमकियां भी दी हैं, इजराइल ने कदम भी उठाए हैं। और पहले पहले जो क्लैशेस थे, जो हमने अक्टूबर 7 अब से 2 साल पहले जो हमने देखा था, 3 साल पहले, उसमें जो इजराइल के जो राइवल्स थे उसमें हिजबुल्ला, हमास जैसे जो संगठन है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान की जब एंट्री इसमें हुई और ये कहा गया कि ईरान समर्थित ये जो आतंकी संगठन है वो इजराइल को निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे में एक माहौल बना ईरान के खिलाफ। और इसीलिए ट्रंप ने इजराइल के साथ खड़े होकर इजराइल के कहने पर ही निशाना बनाया था उस प्रोग्राम को। और हालांकि इस प्रोग्राम की जो बात की जा रही है, ईरान कह रहा है कि वो ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद नहीं करेगा, वो पीसफुल पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन इजराइल इसको अपने लिए खतरा मानता है। तो लार्जर स्केल पे देखें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है भारत के लिए, क्योंकि उसके जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचना और आगे जो यूरोप तक पहुंचना एक बहुत आसान रास्ता हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध पहले से अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में भारत तो चाहता है कि संयम और शांति बनी रहे, लेकिन ऐसे में ईरान के जो अभी फिलहाल हालात है कंप्लीटली फिलहाल इसको देखा जा रहा है, जो पहली नजर में समझ में आ रहा है कि ये अंदरूनी हालात है। क्योंकि आवाम जो है, जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि इस मौजूदा सरकार को हटाया जाए और राजशाही की तरफ वापस जाएं, क्योंकि उनकी जो मुश्किलें हैं वो हल होती नजर नहीं आ रही हैं। और जो फिलहाल सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो पाबंदियां वहां पर हैं, जो ऑयल इंपोर्ट्स पर जो बैन लगाया गया है, उसके चलते बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ईरान की आर्थिक स्थिति को। तो ऐसे में आने वाले दिनों में देखना ही होगा कि क्या वो इसको काबू कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर इसमें अमेरिका का हाथ नजर नहीं आता है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त ईरान में जो कुछ भी हो रहा है इस पर अमेरिकी नजरें बनी हुई हैं, इजराइल भी खासतौर से इसमें नजर बनाए हुए है। लेकिन वहां पर फिलहाल अंदरूनी हालात के चलते क्या कोई तख्तापलट होगा या नहीं, क्या ये उस लेवल पर एस्केलेट होते हैं या नहीं, क्या इसको हम नहीं जो है कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, ये 3 बड़े सवाल हैं। लेकिन इसी बीच ये भी है कि जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर लगभग खत्म हो चुकी है। महंगाई के खिलाफ इस विरोध को फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि महसीना अमीनी के बाद जो हालात बने थे ईरान में, उसको भी काबू कर लिया गया था। हालांकि उसको लेकर जो दुनिया भर में आवाजें उठी थी उसको भी इस मौजूदा सरकार ने काबू कर लिया था। और रिसेंटली हमने जो देखा, जिस तरह से अमेरिका ने जब अटैक किया था ईरान पर, उसके बाद जो एकजुटता हुई थी ईरान के अंदर, वो कहीं ना कहीं खामनेई सरकार के फेवर में थी। तो ऐसे में जब अंदरूनी हालात ही अब खामनेई सरकार के खिलाफ हैं, तो अब देखना ये होगा कि क्या इसका नतीजा ये होता है कि वहां पे तख्तापलट होगा या नहीं, और क्या ईरान अब राजशाही की तरफ जाएगा। और जो जिनके बात अब से कुछ देर पहले कर रहे थे रेजा पहलवी, क्या वो लौट के वापस देश लौटते हैं तो क्या इस तरह के हालात बदलेंगे। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर अमेरिका भी ये चाहता है कि वहां पर स्टेबिलिटी हो, उस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी हो। इसके लिए जरूरी है कि वहां पे एक स्टेबल सरकार हो। तो ऐसे में खामनेई का पीछे हटना या उनका तख्तापलट होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हालांकि फाफेच इसको कहा जा सकता है फिलहाल। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात जो हैं वो कंप्लीटली इसको इकोनॉमिक बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें मोनिका कि जो ईरान में मीडिया वो फ्री नहीं है। वहाँ पर कुछ एक सरकारी जो माउथ पीसेस हैं, जिसमें 1-2 चैनल्स हैं जो प्रोटेस्ट को कम आंक कर दिखा रहे हैं, उसमें उस लेवल पर नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि जो बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बाकी कंट्री से ऑपरेट होते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट की पल पल की खबरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो ईरानी मीडिया है वो उसको इस तरह से नहीं दिखा रहा, वो एक नैरेटिव कहीं ना कहीं सत्ता के फेवर में दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक आखिरी सवाल मैं शैलेंद्र आपसे पूछूंगी, अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि 42% जिस तरीके से आपने बताया कि क्योंकि रियाल लगातार गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, और ऐतिहासिक गिरावट कहीं ना कहीं रियाल ने दर्ज की है। 2022 के बाद से सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है सत्ता को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। अमेरिका के सैंक्शंस एक तरफ है, इजराइल के साथ भी जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग प्रेशर बना हुआ है। इन सब के बीच क्या ये वाकई में ही जो अभी हालात बने हुए हैं इनको ठीक करना एक चुनौती खामनेई के सामने हो सकता है, और शाह के फेवर में जो आवाज़ें उठ रही हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि तस्वीर आगे बदल सकती है? ये एक लास्ट कमेंट में आपसे। हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो प्रोटेस्ट हैं उसमें 4 दिन बीत चुके, 28 दिसंबर को ये शुरू हुआ था, आज 1 जनवरी है।
तो ऐसे में फिलहाल जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, वो मल्टीपल सिटीज तक वो ये फैल चुका है और तमाम जो यूथ हैं, खासतौर से यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं, यूनाइटेड स्टूडेंट्स उनका ग्रुप बताया जा रहा है, जो कि ऐसे प्रोटेस्ट के पीछे इन्वॉल्व और है हाल ही और में शामिल 28 साल की एक लड़की को भी गिरफ्तार किया, जो उनकी एक हेड भी है वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में इसको क्रश करने के लिए कदम उठाएगी खमनेई सरकार। इमीडिएटली वो नहीं ऐसा कोई कदम उठाएंगे जाकि सरकार की मौजूदगी पर सवाल खड़े हों। तो ऐसे में ये भी होगा कि या इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इसको बहुत जल्दी ये कहना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें शामिल हो सकते हैं, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर है कि जो वहां पर मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं लोगों के हितों को लेकर काम नहीं कर रही। हालांकि एक नई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बात की जा रही है कि नई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आई जाएगी, जिसके बाद वहां के हालात बदल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो करंट क्राइसिस वहां पर है उसको कंट्रोल कर पाना एक चुनौती बिल्कुल है खमनेई सरकार के लिए। जिस तरह से जिनकी हमने अभी बात भी की थी, जो शाह की जो हम बात कर रहे हैं कि वो विदेश में भी एग्जाइल में 1979 के बाद में वो देश छोड़ के चले गए थे, क्या उनकी वापसी हो पाएगी? क्योंकि ईरान में जो सरकार है वो एक ऑटोक्रेटिक सरकार है और वहां पर इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, उनको बहुत जल्दी काबू पा लिया जाता है। फिलहाल 4-5 दिन होने को हैं, तो ऐसे में फिलहाल अभी तक उसको काबू नहीं किया जा सका है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इन प्रोटेस्ट को भी शायद खमनेई सरकार काबू कर लेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से इकोनॉमी लगातार गिरती चली गई है ईरान की, जिसके बाद लोग सड़कों पर मौजूद हैं, उस इकोनॉमी को सुधारने के लिए खमनेई सरकार क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो खमनेई सरकार आगे क्या करती है और ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं खासतौर पर आर्थिक संकट को लेकर, और सरकार भी बार बार यही नैरेटिव कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि विरोध प्रदर्शन क्योंकि परचेजिंग पावर, महंगाई वहाँ पर बढ़ गई, आर्थिक संकट बढ़ गया है, इसको लेकर है, राजनीतिक कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं है। ऐसे में खामनेई को इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।